नमस्कार श्रोताओं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको नमस्कार करती हूँ, आपका इस्तकबाल करती हूँ। कार्यक्रम है वही खास, आपका पसंदीदा किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0, जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और प्रायोजित है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। लगातार हम ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ जो कि यारा फर्टिलाइजर की ओर से हैं, वो आपके साथ जुड़ें और आपको फसल संबंधी, खेती संबंधी, कृषि संबंधी सही और सटीक जानकारी दें, जिससे कि आप भी मुनाफा कमाएं और हमारा देश भी उन्नत हो और स्वस्थ रहे। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां अपने विशेषज्ञ जो हमारे बीच जुड़ चुके हैं उनके साथ में आपसे बातचीत करेंगे और आपके साथ साझा भी करेंगे। किसान भाई बहनों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे टमाटर की फसल में संतुलित पोषण प्रबंधन के बारे में, क्योंकि टमाटर एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है जिसकी अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के लिए पौधों को सही समय पर संतुलित पोषण मिलना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर पोषण का प्रबंधन सही तरीके से किया जाए तो किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पुनः हमारी फोन लाइन में जुड़ चुके हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ जो हैं श्री शुभम अत्री जी। आप हैं रीजनल एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। शुभम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार पूजा जी, मैं अच्छा हूँ और आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया शुभम जी। और आज तो हम बहुत अच्छी सब्जी की बात करने वाले हैं, वो है टमाटर। टमाटर सभी सब्जियों में जरूर इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही पसंदीदा होता है सबका। तो आज इसमें कैसे पोषण प्रबंधन किया जाए और बहुत अच्छा मुनाफा और अच्छी फसल पाई जाए, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। कैसा विषय है आज का ये शुभम जी? बिल्कुल मैम, ये एक खास विषय है और मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी फसल से संबंधित है जो हर किसी के घर में इस्तेमाल की जाती है, खाई जाती है। एक सब्जी को बनाने के लिए या कई तरह के व्यंजन को बनाने के लिए इस सब्जी का मुख्य रोल रहता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं भी जानना चाहती हूँ, हमारे श्रोता भी, कि टमाटर की फसल मुख्यतः हमारे देश में किस किस एरिया में होती है और कौन सा सीजन, कितने लंबे समय तक की ये फसल होती है? जी देखिए पूजा जी, ये जो हमारी टमाटर की फसल है एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है और अच्छी बात ये है कि ये पूरे भारत में इसकी खेती होती है और पूरे भारत में हर तरह की कंडीशंस पे, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ हैं, नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स हैं या वेस्ट और साउथ रीजन है, तो सब जगह टमाटर की खेती बहुत बढ़िया स्तर पे की जाती है। बट हर जगह इसका जो उगाने का समय है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। जैसे अगर हम अपने प्लेन्स की बात करें, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर इसकी जो खेती होती है मुख्यतः दो समय पे होती है। पहला, जैसे अभी फरवरी माह में इसकी रोपाई हो जाती है। किसान भाई इसकी जो नर्सरी होती है उसको अपने खेतों में रोपाई के माध्यम से लगा देते हैं और ये फसल लगभग हमारा मार्च अप्रैल में फल देने पर आ जाती है। इससे फल की तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है और ये लगभग मई जून तक चलती है। वहीं दूसरा, इस फसल को हमारे जो प्लेन के किसान भाई हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसको दूसरे सीजन में भी लगाते हैं जब बारिशें खत्म हो जाती है। अगस्त सितंबर में इसकी रोपाई करते हैं और जो सर्दियों में हमारे घरों में जो टमाटर आता है मुख्यतः यहीं से आता है। दूसरा, अगर हम साउथ की तरफ चले, जहाँ जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो यहाँ पे इसकी जो खेती होती है मुख्यतः अप्रैल मई में इसकी रोपाई की जाती है और ये दिसंबर तक इसकी पूरी फसल चलती है। नॉर्थ के मुकाबले जो साउथ में टमाटर की अवधि होती है, फसल की ड्यूरेशन है, वो थोड़ी ज्यादा लंबी रहती है क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट है थोड़ा मॉडरेट रहता है और जिसके चलते वहाँ पे इस फसल की पैदावार भी थोड़ी ज्यादा आती है और वहाँ के जो किसान है इसके ऊपर जो लागत है वो भी ज्यादा खर्च करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये भारत के हर कोने में लगाई जाने वाली फसल है और इसका जो समय है वो भारत के हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कई जगह सर्दियों में होती है, कई जगह गर्मियों में होती है। जी, बहुत अच्छा। और मैंने तो ये भी देखा है कि लोग गमलों में भी घरों में इसको लगा लेते हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्यारे से फूल आते हैं, फिर उसमें लाल लाल टमाटर आते हैं।
अच्छा विषय बन चुका है। आपने सुना होगा, होम गार्डनिंग का एक विषय है जी। और इसका जो हमारे मतलब शहरों में जो परिवार रहते हैं उनका रुझान इसके प्रति बहुत बढ़ रहा है। वो क्या करते हैं, अपने घर के आंगन में या छतों पे कुछ बड़े बड़े गमलों में टमाटर के पौधे लगाते हैं, जिससे कि उनके हर पौधे से 8-10 टमाटर टूटते रहते हैं और उनको भी अच्छा लगता है कि वो खुद उसको तैयार होता देखते हैं और अपने जब मन करे उसको तोड़ लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे में शुभम जी, टमाटर की फसल में संतुलित पोषण प्रबंधन का क्या महत्व है और ये उत्पादन को किस तरह से प्रभावित करता है? देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं जो टमाटर की खेती को एज अ कमर्शियली करते हैं, यानी कि अपना एक जैविक जीविका कमाने के माध्यम से इसकी खेती करते हैं, उन किसान भाइयों के लिए टमाटर की जो खेती है उसमें संतुलित पोषण प्रबंधन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पे जो वैरायटीज लगती हैं उनकी जो औसतन पैदावार रहती है वो रहती है 100 से 150 क्विंटल तक। पर जिस तरह से आधुनिकता बढ़ी है, नए नए खाद आए हैं, नए नए हाइब्रिड बीज आज हमारे बीच में आए हैं, तो इन बीजों की जो औसतन पैदावार है वो हमें 200 क्विंटल प्रति एकड़ तक दे सकते हैं। तो ऐसे में किसान को अगर अपनी पैदावार को बढ़ाना है, अगर वो अभी 100 क्विंटल ले रहे हैं और उसको 150 या 200 क्विंटल तक ले जाना है, तो उसमें एक अच्छा पोषण प्रबंधन का जो महत्व है बहुत ज्यादा जरूरी है। और पोषण प्रबंधन क्या है? पोषण प्रबंधन को अगर हम सीधे शब्दों में बताएं कि अपनी फसल को समझना, उसकी जरूरत को समझना, किस समय किस मात्रा में कौन सी खाद डालनी है, किस पोषक तत्वों का क्या काम है। जब एक बार किसान इन सब चीजों को समझेंगे और अपनी खेती में अपनाने लगेंगे तो उनकी जो कम पैदावार संबंधित चिंताएं रहती है वो सब चिंताएं एक संतुलित पोषण प्रबंधन के माध्यम से वो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सही। तो ऐसे में टमाटर की अच्छी वृद्धि और ज्यादा उत्पादन के लिए कौन कौन से मुख्य प्राइमरी और द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं? जो हमारी टमाटर की फसल है इसकी अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन इसकी लगभग रहती है 150 दिन और इन 150 दिनों में हर न्यूट्रिएंट का, जो चाहे वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो या वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हो, इन दोनों न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत अहम रोल रहता है। जैसे कि अगर हमारे किसान भाई जब अपने टमाटर की बुआई करते हैं तो बुआई के समय मुख्यतः हमारी फसल में प्राइमरी तत्वों का सबसे ज्यादा काम रहता है, जो कि होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। अब एक बार फसल की वो रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं और उनका पौधा जमीन से बाहर निकल जाता है और लगभग 8 इंच 10 इंच को हो जाता है, तो अब उनकी फसल में सेकेंडरी पोषक तत्व जो कि है सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी जरूरत पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि बुआई के समय सबसे पहले प्राइमरी तत्वों का को इस्तेमाल करना है। जब आपका पौधा लगभग 30 से 35 दिन का हो जाता है तब आपको जो सेकेंडरी तत्व मैंने बताए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन तत्वों का आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारी फसल में जो मुख्य काम आता है सूक्ष्म पोषक तत्वों का, जैसे जिंक, बोरोन, मैग्नीज। तो इन सभी तत्वों के सही इस्तेमाल को अगर हम करते हैं तो उससे एक तो हमारी जो पैदावार है वह बढ़ती है और दूसरा जो हमारी गुणवत्ता है फसल की उसमें काफी सुधार देखने को मिलता है। तो मेनली हमारा जो पोषण प्रबंधन होता है उसमें यही पोषक तत्व जैसे एनपीके प्राइमरी, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सेकेंडरी, और जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे जिंक, बोरोन, फेरस, मैग्नीज, इन तत्वों का रोल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुभम जी, टमाटर की खेती में मिट्टी की जांच, सॉइल टेस्टिंग का क्या महत्व है और इससे किसानों को क्या लाभ मिलता है? क्योंकि हम हर ही कार्यक्रम में जरूर बात करते हैं सॉइल टेस्टिंग की। हर फसल के लिए सॉइल टेस्टिंग, मृदा परीक्षण बहुत जरूरी है, यार भी सुविधा प्रदान करती है। तो मुख्यतः टमाटर की खेती में ये सॉइल टेस्टिंग जो है इसका क्या महत्व है? जी देखिए, सॉइल टेस्टिंग आज के समय में एक बहुत गहन विषय है जिसके ऊपर हमें अधिक से अधिक चर्चा करनी चाहिए। और आप क्या, इसके ऊपर तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपनी हर जो भी वो किसानों को संबोधित करते हुए गोष्ठी करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उसमें इस विषय के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और इसीलिए हम इस विषय के ऊपर इस जो टॉपिक है आज का, इसमें
के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी फसल जब हमारे किसान भाई लगाते हैं तो उसकी जरूरत का उन्हें पता होना चाहिए कि जो जिस मिट्टी पे, जिस खेत पे वो अपनी फसल उगा रहे हैं उसका स्वास्थ्य कैसा है, और उसका स्वास्थ्य की जांच करने का जो सबसे सटीक तरीका है वो है मिट्टी की जांच। और मिट्टी की जांच से हमारे किसान भाइयों को अपनी जो हालत है, उसकी कंडीशन है कि भाई उसके अंदर पीएच मान कितना है, उसके अंदर किन पोषक तत्वों की कितनी मात्रा उपलब्ध है, उन सब की नॉलेज हमारे किसान भाइयों को हो जाती है। और उसके बाद आगे की जो रणनीति हमारे किसान भाइयों को बनानी है कि उसमें किस मात्रा में कौन सी खाद डालनी है, जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाना है या कम करना है, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, तो उन सब की रणनीति तैयार करने के लिए, और कह सकते हैं कि अपना जो एक खर्च होता है फसल में लगने वाला, उसको कंट्रोल करने के लिए मिट्टी की जांच का करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार जब हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो उन्हें खुद भी अच्छा लगता है कि उनके पास एक रिकॉर्ड है अपने खेत का, अपनी मृदा का, जिसके बेसिस पे आगे का जो भी फर्टिलाइजर शेड्यूल उन्हें बनाना है उसको वो बना सकते हैं। तो इसलिए पूजा जी, मिट्टी की जो जांच है, या कह सकते हैं कि जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, और ये चिंता का विषय भी है साथ साथ, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य है उस पे लगातार असर पड़ रहा है। किस कारण पड़ रहा है कि हमारी जो खेती की प्रैक्टिसेस हैं वो काफी इम्बैलेंस हो चुकी हैं। हमारे किसान भाई संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते, जो जैविक खाद है या बायो फर्टिलाइजर है इनका प्रयोग बिल्कुल कम कर दिया है, जिससे कि हमारी फसल के जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और मिट्टी का स्वास्थ्य गड़बड़ाने से हमारी जो फसल का स्वास्थ्य है, जो उसमें एक पैदावार देने की क्षमता होती है, कीट बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो वो कहीं ना कहीं अब कम होता जा रहा है, जिसके लिए हमारे किसान भाइयों को सचेत होने की जरूरत है और अपनी मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाने की जरूरत है। अब मिट्टी का परीक्षण किसान भाई आज के समय में बहुत आसानी से करा सकते हैं। हर एक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है जिसमें मिट्टी की जांच की जो सुविधा है बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। वहीं अगर आप प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं तो यारा फर्टिलाइजर मिट्टी की जांच कराने के लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। हमारे जो YCNC सेंटर हैं, यारा क्रॉप न्यूट्रिशन सेंटर, जो हर जिले में लगभग 6 से 8 की मात्रा में है, उनके यहाँ आप अपनी मिट्टी का सैंपल, मिट्टी का नमूना दे सकते हैं और वहां से हम उसको आगे अपनी जो एक बहुत ही हाईटेक लेबोरेटरी है हमारी बबराला संबल जिले उत्तर प्रदेश में, वहां से इसको हम चेक करा के उस किसान भाई को 7 से 8 दिन में डिजिटल रिपोर्ट भेज। जी, बहुत सही तरीका है ये। और सॉइल टेस्टिंग यानी कि मृदा परीक्षण, बिल्कुल सही कहा आपने शुभम जी, सभी को करानी चाहिए। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जो भारत देश की मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, बहुत ही अच्छी कृषि यहाँ की जाती है और इसमें अगर कोई कमी आ रही है तो उसको हमें पूरा करना है और वो हमें पता चलता है सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से। हमने ये बात तो की, आपने हमें बबराला के सेंटर के बारे में भी बताया, लेकिन ये भी बताइए कि अगर हमारी मृदा परीक्षण के बाद मृदा में मिट्टी में कुछ कमी निकलती है, उसे हम ठीक कर लेते हैं, तो क्या एक तरीका इंटरक्रॉपिंग भी है? हम इंटरक्रॉपिंग करके भी अपने मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, और अगर हाँ तो टमाटर के साथ किन किन चीजों की इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए? जी, देखिए, अगर हमें इंटरक्रॉपिंग के माध्यम पे जाना है, माध्यम से अपनी फसल की, अपनी मिट्टी की रक्षा करनी है, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। और इससे एक बेनिफिट ये भी होता है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको एडिशनल इनकम कमाने का भी मौका मिल जाता है। तो अगर इंटरक्रॉपिंग खासतौर पर बात करें तो इंटरक्रॉपिंग से अगर हम मिट्टी के स्वास्थ्य को बचाना है तो ये अमूमन उन क्षेत्रों पर लागू होता है जहां पर हमारी सोइल इरोजन, यानी कि जहां पे पानी ज्यादा भरता है या कह सकते हैं कि बाढ़ आने का खतरा रहता है। तो ऐसे में जो जमीन का खाली हिस्सा फसलों के बीच में रह जाता है, तो वहां से हमारी मिट्टी के जो टॉप लेयर है जिसपे बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं वो बह जाती है। तो ऐसे में इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से हम मिट्टी की रक्षा जरूर कर सकते हैं।
और वहीं अगर हम अपने टमाटर के साथ इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो मुख्यतः टमाटर के साथ हमारे किसान भाई जो बेल वाली फसलें हैं, जैसे खीरे की फसल है या कह सकते हैं लौकी की फसल है, इनकी खेती भी कर सकते हैं, पर उसका एक करने का खास तरीका किसान भाइयों को अपनाना होगा, जिसको हम अपनी देसी भाषा में जाल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मुझे ये जाल स्ट्रक्चर एक विधि होती है एक खेत में 2 से ज्यादा फसलें उगाने की। उसमें क्या होता है कि जैसे हम एक लाइन में टमाटर लगाते हैं, अगली लाइन में हम सपोज करिए आप जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं जैसे खीरा है या कह सकते हैं लौकी है, तुरई है, इन फसलों को लगाते हैं। अब वही हम खेत में क्या करते हैं कि एक जाल बना देते हैं बांस के डंडों के ही सहारे से, जिससे क्या होता है कि जो टमाटर की फसल होती है वो बांस के माध्यम से ऊपर की तरफ बढ़वार करती है, और जो हमारी कद्दू वर्गीय फसलें जैसे खीरे की और लौकी तुरई की, इन फसलों को हम नीचे की तरफ फैलने देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपटीशन हमारा कम हो जाता है। जो टमाटर की फसल है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है और जो खीरे की और लौकी तुरई की फसल है वो नीचे बढ़ती है। तो ऐसे में जो किसान खाद देते हैं तो थोड़ा फसल के हिसाब से खादों की मात्रा को बढ़ाना है, और हमें देखना है कि दोनों फसलों में कोई कीट या कोई बीमारी तो नहीं आ रही जिससे एक फसल से दूसरी फसल में फैलने का रोग डर रहता है। तो इस तरह की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करके हमारे किसान भाई इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आज आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आप हैं श्री शुभम अत्री जी, आप हैं रीजनल एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। श्रोताओं में आपको दोहरा कर बता दूं, आप इस वक्त सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित है और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। इस कार्यक्रम में हमेशा विशेषज्ञ आते हैं, आपको कृषि संबंधी सही और बेहतर जानकारियां देते हैं। इस कार्यक्रम को आप लगातार हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक 12 बजे रेडियो फ्रीक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज पर सुन सकते हैं, और इसका पुनः प्रसारण आप अगले दिन ठीक 12 बजे सुन सकते हैं रेडियो पर। लेकिन आप इसके साथ ही साथ हमारे YouTube पेज पर जाके ये सारे कार्यक्रम, सभी विशेषज्ञों की बातें और अपने संदेश हम तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube पेज पर जा सकते हैं। देश दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी समय आप वो जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हमारा YouTube पेज है 90.4 आगरा की आवाज, जहां पर ये सभी इंटरव्यूज, ये सभी जानकारियां आपको मिलती हैं, और आपकी राय, आपके सुझाव हमें मैसेजेस के माध्यम से मिल रहे हैं, उन्हें लगातार भेजते रहिएगा। आज भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं और वो आज हमें बता रहे हैं कि टमाटर की फसल में संतुलित पोषण प्रबंधन का क्या और कितना महत्व है। सही जानकारी आप दे रहे हैं। अगला सवाल शुभम जी मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि टमाटर की फसल में जैविक खाद, अभी आपने बात की भी थी, ऑर्गेनिक मैन्योर जिसे हम कहते हैं, और रासायनिक उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर उत्पादन देने में किस प्रकार से सहायक होते हैं? जी देखिए, हमारा जो एक कंसेप्ट है, आपके चैनल के माध्यम से हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं, और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि किसान भाइयों की फसल की पैदावार भी बढ़े और साथ साथ हमारी जो किसान भाइयों के खेत हैं, जो उनकी मिट्टी है, उसका स्वास्थ्य भी बरकरार रहे। तो इस कंसेप्ट को पूरा करने के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। यानी कि अगर हमें अपनी फसल का पोषण प्रबंधन करना है तो उसमें हर तरीका अपनाया जाए। हर तरीका यानी कि जो हमारे जैविक खाद हैं या ऑर्गेनिक मैन्योर है उनको भी अपनाया जाए, जो हमारे बायो फर्टिलाइजर है उनको भी अपनाया जाए, और साथ साथ जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि जो हमारे यूरिया, डीएपी, पोटाश, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, इनको भी साथ में अपनाया जाए। तो जो आपका प्रश्न है कि ये आपस में किस तरह से एक दूसरे के सहायक होते हैं, तो इसके लिए अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत होती है मिट्टी की बुनियाद से। देखिए, जब हमारे किसान भाई किसी भी फसल की तैयारी करते तो उस खेत की तैयारी से पहले हमारे किसान भाइयों को क्या है कि जो जैविक उर्वरक होते हैं या ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं उनका इस्तेमाल जरूर करना है। उनके इस्तेमाल से आपकी मिट्टी में क्या बेनिफिट होगा, एक तो हमारी जो मिट्टी में जो सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, अच्छे माइक्रोब्स, उनकी संख्या में इजाफा होगा। उनकी संख्या में इजाफा होने से हमारी फसल के अंदर जो
कह सकते हैं हवा का संयंत्र, हवा का आना जाना, पानी का बेहतर सोखना, ये सब प्रतिक्रियाएं काफी अच्छी होंगी। उसके बाद जब हमारे किसान भाई कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो उस फर्टिलाइजर को उस फॉर्म तक पहुंचाने में जिसको पौधा अपटेक करता है। अब देखिए, कोई भी खाद अगर हम डाल देते हैं वो दानेदार हो, अब पौधे के दांत तो होते नहीं है कि वो दानेदार को चबा के खाएगा, तो उसका एक प्रोसेस होता है कि जो भी खाद हम डालते हैं उसका एक सोल्यूबल फॉर्म या कह सकते हैं एक अवेलेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट होती है, जिसको पौधा पानी के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से अपटेक करता है। तो उस प्रोसेस को करने के लिए, उस प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए कि खाद से उस अवेलेबल फॉर्म तक पहुंचने के लिए जो माइक्रोब्स की जरूरत होती है, वो माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाने के लिए जो हमारे जैविक उर्वरक हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, इनका रोल बहुत ज्यादा रहता है। और दूसरी चीज, जब हमारे किसान भाई जैविक उर्वरक, ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने खेतों में करेंगे तो उनकी मिट्टी का जो पीएच मान है वो भी कंट्रोल में रहेगा। दूसरा, उनकी खेती में मिट्टी में मजबूती आएगी, उनकी मिट्टी में कह सकते हैं पानी सोखने की क्षमता बढ़ेगी। उनकी मिट्टी अगर पानी ज्यादा सोखती है तो उसमें कह सकते हैं पानी का बेहतर रिसाव होगा, अच्छी हवा उसके अंदर जाएगी, उसके अंदर जो माइक्रोब्स की संख्या तो मैंने बताई है कि वो तो डेफिनेटली बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होगा कि उनकी मिट्टी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, और जिससे कि कोई भी फसल जब किसान भाई उसमें लगाएंगे तो उसकी दमदार पैदावार, उसकी ज्यादा पैदावार होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये तो एक हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करें, शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बात करें, तो ये किसान भाइयों के लिए एक सीधा तरीका भी बन जाता है कि लागत को कम करने का, और हमारी जो फसल उसमें उग रही है, जैसे आज हम टमाटर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो टमाटर के अंदर कुछ पौष्टिक गुण होने चाहिए, और जो पौष्टिक गुण मिलते हैं उसके मिट्टी से। तो अगर हमारी मिट्टी में पौष्टिक गुण होंगे जो कि ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर से या हमारे केमिकल फर्टिलाइजर के कंबाइन यूज से बनते हैं, तो वो पौष्टिक गुण भी हमारी फसल में आएंगे, जिससे कि जो भी उपभोक्ता उन्हें खरीदेगा, सपोज करिए आज हम टमाटर को अपने घर में बहुत यूज करते हैं, पर टमाटर का इस्तेमाल केवल हमारे घर में नहीं है, टमाटर का यूज हमारी बहुत सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में है, टोमेटो चटनी बनती है, टोमेटो केचप बनता है, तो उसके लिए भी हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जो पोटैटो की प्रोसेसिंग करते हैं, उनके लिए भी उस चीज का बेनिफिट मिलेगा कि वो जो उत्पादन बाजार से खरीद रहे हैं उसका मैक्सिमम यूज वो कर पा रहे हैं, जिससे कि एक जो वैल्यू चेन है उसमें काफी इजाफा देखने को मिलेगा। किसानों की मिट्टी अच्छी होगी, फिर किसानों की पैदावार बढ़ेगी तो किसानों की आय अच्छी होगी, फिर जो उपभोक्ता उसे ले रहा है तो वो भी उसे अच्छे दाम पे खरीदेगा, तो उससे भी किसान की पैदावार बढ़ेगी, और जो प्रोसेसिंग करके जो उससे उत्पाद बन रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के होंगे, जिससे एक्सपोर्ट होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो ये एक पूरा का पूरा जो वैल्यू चेन सिस्टम है वो किस पे निर्भर करता है कि हमारे किसान भाइयों की मिट्टी कैसी है और उसमें पोषण प्रबंधन किस हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नासमझी में कभी कभी हमारे किसान भाई बहन टमाटर की फसल में जरूरत से ज्यादा किसी न किसी चीज का इस्तेमाल कर देते हैं, खासतौर से नाइट्रोजन का। अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर दिया जाए तो क्या शुभम जी इससे पौधों और उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल, डेफिनेटली ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स आमतौर पर किसान भाइयों के सामने आ जाती है, और ये ज्यादातर जो रहती है, आपने जैसा बोला, नासमझी में, या कह सकते हैं कि जब किसी चीज की अच्छी नॉलेज या संपूर्ण जानकारी नहीं होती तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये जो गलती है ये भी एक कह सकते हैं कि कम नॉलेज होने के कारण ही होती है, और इसका जो बेस है वो ये है कि जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उसकी बाजार में कीमत जो है वो काफी कम रहती है। हमारे किसान भाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसका मेन कारण है कि इसकी कीमत का कम होना। गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, इसके ऊपर बहुत अच्छी मात्रा में सब्सिडी देती है। हालांकि इसकी देखिए, अगर नेचुरल कीमत की बात करें तो इसकी कीमत कम नहीं है, पर गवर्नमेंट आज भी 70 से 75% सब्सिडी के रूप में किसान भाइयों को देती है। तो इसके लिए किसान भाइयों को इसकी जो कॉस्ट है
वो अन्य फर्टिलाइजर के मुकाबले थोड़ी कम पड़ती। तो इसलिए किसान भाई क्या करते हैं कि इस फसल में, खासकर टमाटर की फसल में, कहीं जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उनका प्रयोग थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं। और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के प्रयोग को जब किसान भाई ज्यादा कर देते हैं तो उससे बहुत सारे लाभ होते हैं। बहुत सारे लाभ क्या कह सकते हैं कि कुछ लाभ तो होते हैं पर उसके मुकाबले हानि ज्यादा होती है, लॉसेस ज्यादा होते हैं। लाभ तो ये है कि इससे नाइट्रोजन एक जरूरी प्राइमरी न्यूट्रिएंट है और हमारी फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है, पर एक संतुलित मात्रा में। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इससे सबसे पहले नुकसान तो ये होता है कि हमारे फसल की जो हाइट होती है वो ज्यादा लंबी हो जाती है, उसका जो बेस होता है वो मजबूत नहीं बन पाता, जो उसके तना है वो मजबूत नहीं हो पाता, जिससे पौधे की शाखाएं कम बनती है और पौधे की लंबाई ज्यादा हो जाती है। तो उससे जब पौधे के अंदर शाखाएं कम है तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर जो फूल बनेंगे और वो टमाटर बनेंगे वो प्रोसेस कम हो जाएगा। दूसरी चीज, जब पौधे की लंबाई ज्यादा हो जाती है तो जो हमारा तना है वो भी कमजोर पड़ जाता है, जिससे कि पौधे के गिरने की या थोड़ा सा भी तेज हवा चली तो पौधे के गिरने की समस्या, या कह सकते हैं फूल और फल बनने की जो प्रोसेस है वो भी बाधित हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है जो किसानों को सबसे ज्यादा तंग करती है कि ज्यादा नाइट्रोजन से हमारी जो फूल होते हैं उनकी गिरने की समस्या सबसे ज्यादा होती है। देखिए, ये एक प्रोसेस चलता है कि जब पौधे के अंदर फूल बनते हैं, फूल से परागण क्रिया होती है, फूल से फिर फल बनता है, फिर फल पकता है, फिर हम तोड़ते हैं। पर अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर किसानों ने ज्यादा इस्तेमाल कर दिया तो जो फूल बनेगा वो थोड़े ही समय के बाद गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे कि कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के ज्यादा इस्तेमाल से आती है। एक कॉमन प्रॉब्लम मैं आपको बताना भी चाहूंगा, जैसे आप देखते हैं जब हमारे घर की महिलाएं या हम बाजार में जाते हैं, टमाटर खरीदने जाते हैं, तो बहुत सारा टमाटर क्या होता है कि ऐसे होते हैं जिसके अंदर कलर फॉर्मेशन अच्छी नहीं आती। कुछ टमाटर ऐसे मिलेंगे जो बहुत लाल है, कुछ टमाटर ऐसे मिलेंगे जो लाल और पीला कलर के मिक्सचर है, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसका कुछ धब्बा हरे रंग का भी है। तो ये सब भी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन की वजह से होती है। और आप जानते हैं कि जब आप टमाटर लेंगे तो आपके मन में एक क्वालिटी पैरामीटर बने हुए हैं। टमाटर का साइज अच्छा होना चाहिए, टमाटर का जो कलर है वो अच्छा होना चाहिए और उसके अंदर एक अच्छा लाल रंग आना चाहिए, तभी उसको ग्राहक ज्यादा पसंद करते। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और टमाटर में खट्टापन जो आता है, बना रहता है नेचुरल, वो किस तरह से आता है? जी जी, देखिए उसके लिए मेनली जो हमारे कुछ पोषक तत्व हैं, जैसे पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कह सकते हैं इन पोषक तत्वों के कारण उसके अंदर जो एल्कलॉइड बनते हैं या जो फ्लेवर उसका जो बनता है, इन पोषक तत्वों का उसमें मुख्य रोल रहता है। और अगर हमारे पोषण प्रबंधन में पोटाशियम और मैग्नीशियम का रोल कम रह जाता है या कम इस्तेमाल होता है तो उसमें जो खट्टापन है या उसका कलर है उसको वो जरूर प्रभावित करता है। बहुत अच्छा, बहुत सही और अच्छी जानकारी आज आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। टमाटर की खेती पर हम बात कर रहे हैं, खासतौर से बात कर रहे हैं कि संतुलित पोषण प्रबंधन का क्या महत्व है। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टमाटर की खेती में डाली जाने वाली खाद और उर्वरकों की प्रयोग क्षमता, इसको किसान किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? जी देखिए, ये जो प्रश्न है इसका जवाब भी कहीं ना कहीं जो आपने 2 प्रश्न पहले पूछे थे कि हमारी फसल में जो बायो फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, इनका क्यों इस्तेमाल हमें करना चाहिए, तो ये भी उसी से संबंधित एक प्रश्न है। और ये इसका आंसर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें तो हमारे किसान भाई फर्टिलाइजर हो या पेस्टिसाइड हो, इसके ऊपर बहुत लागत खर्च करते हैं। और लागत जब ज्यादा लग जाती है और कई बार उसका वैल्यू या कह सकते हैं मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट की या हमारे उत्पादन की कम रह जाती है तो किसान भाई लॉसेस में चले जाते हैं, उनको घाटा हो जाता है। तो उसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो वो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करें, वो संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करें, जिससे कि जो खाद वो डाल रहे हैं उसका सही प्रयोग उन्हें मिले। यानी कि आज हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि अगर उनकी फसल में उन्हें 100 किलो नाइट्रोजन डालना है या 50 किलो नाइट्रोजन डालना है और उन्होंने डाल दिया, पर अगर उन्हें उस चीज का रिजल्ट एकदम नहीं मिलता, 2 से 3 दिन 4 दिन बाद नहीं मिलता, तो वो
उर्वरकों का दोबारा इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे कि इम्बैलेंस यूज होता है फर्टिलाइजर को और किसान की लागत भी बढ़ती है। तो ऐसे में मिट्टी का अगर स्वास्थ्य सही है, उसके अंदर जो जरूरी माइक्रोब है उनकी संख्या अच्छी है और हमारी मिट्टी का पीएच मान अच्छा है, तो हमारे किसान भाई जो भी फर्टिलाइजर यूज करेंगे उसकी प्रयोग क्षमता बढ़ जाएगी। यानी कि जो आज के समय में फर्टिलाइजर 25 से 26% ही काम करते हैं, अगर हमारी मिट्टी में अच्छे माइक्रोब काउंट है, हमने अच्छा किस्म का अच्छा क्वालिटी का फर्टिलाइजर, जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होते हैं उनको इस्तेमाल किया है, तो उनकी जो कार्य क्षमता है वो 50 से 60% होती है। यानी कि एक फर्टिलाइजर 100 किलो हम डाल रहे हैं तो वो 26 किलो पौधे को मिल रहा है, और एक फर्टिलाइजर हम अगर डाल रहे हैं 100 किलो हम डाल रहे हैं तो वो 60 किलो मिल रहा है। तो ऐसे में जो प्रयोग क्षमता है उसका बेहतर होना, एफिशिएंसी का बेहतर होना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है और उनकी मिट्टी के लिए जरूरी है। बहुत अच्छी जानकारियां शुभम जी आज आपने हमारे साथ साझा की हैं। समय भी आगे बढ़ गया है, हमें इजाजत नहीं देता और बातें करने की, लेकिन आज जो आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी थी। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शुभम अत्री जी, आप हैं रीजनल एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आपने अपना कीमती समय और जानकारियां हमारे साथ साझा की, शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद पूजा जी, और धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का हमारे साथ करने के लिए। तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि टमाटर की फसल में संतुलित पोषण प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से सही पोषक तत्वों के उपयोग से किसान हमारे भाई बहन बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी तरह की खेती किसानी से जुड़ी और उपयोगी जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज के साथ और सुनते रहिए ये कार्यक्रम कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, होगी फिर से मुलाकात एक और नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए पूजा की ओर से नमस्कार।